गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपको होम साइंस की क्लास की ओर ले जा रही हूँ। हमने होम साइंस में फर्स्ट पेपर के अंदर 2 चैप्टर पढ़े हैं अभी तक। आज हमारा जो तीसरा चैप्टर है जिसका जो टॉपिक है वो रहेगा वस्त्र उत्पादक रेशों का वर्गीकरण। अब यहाँ पे एक शब्द आया है वस्त्र उत्पादक, यानी कि वस्त्र प्लस उत्पादक हम इसको बता सकते हैं, यानी कि वस्त्रों के निर्माण के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उनके बारे में आज पढ़ेंगे। अब वस्त्र का निर्माण हमने पढ़ा था कि सबसे छोटी इकाई जो है वो होती है रेशे। रेशे मिलके क्या बनाते हैं? धागे, और धागे मिलके बनाते हैं वापस वस्त्र। तो आज हम सबसे छोटी इकाई रेशों के बारे में पढ़ेंगे कि रेशे किस प्रकार के होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं, उनका वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब रेशे या इनको हम तंतु भी कह सकते हैं, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? तंतु। तंतु इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटी इकाई है, सबसे बारीक इकाई है। अब अगर हम रेशों को देखना चाहते हैं तो ध्यानपूर्वक नहीं देख पाते क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म होता है। इसको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। अब अगर देखें हम लोग जैसे कि रेशे जो हैं वो भी उनको 2 भागों में बांटा गया है उनकी उद्गम के स्थान के आधार पर, कि उनकी उत्पत्ति कैसी हुई है उसके आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया है। अब इनका जो वर्गीकरण है वो इस प्रकार से रहेगा। सबसे पहला यहाँ आ जाएगा, जैसे कि अगर हम इसको देखते हैं तो एक होता है प्राकृतिक रेशे, दूसरा हो जाता है यहाँ पर अगर देखते हैं प्राकृतिक तो अपने को पता ही है कि जो प्रकृति से मिलते हैं। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर कृत्रिम रेशे, इन्हें संश्लेषित रेशे भी कह सकते हैं, या इनका जो तीसरा नाम है वो हो जाएगा मानव निर्मित रेशे। अब ये जो अगर मैंने इसके बारे में बताया था कि इनका निर्माण किसके आधार पर होता है? रसायनों के माध्यम से, इसलिए ये रसायनों से बनाए जाते हैं। अब आ जाते हैं वापस प्राकृतिक की ओर। प्राकृतिक रेशे जो होते हैं इनको वापस 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला तो आ जाएगा जैसे पौधों से प्राप्त, और यहाँ आ जाएगा जांतव रेशे। अब पौधों से भी अगर रेशों का वर्गीकरण देखें तो 3 प्रकार से होता है, जिसमें हम लोग जैसे कि वानस्पतिक रेशे भी इनको कह सकते हैं। इनका दूसरा नाम और क्या हो जाएगा? वानस्पतिक रेशे। अब यहाँ पर वनस्पति से जो मिलने वाले रेशे हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला जो रेशा हमको मिलेगा वो हो जाएगा बीज वाले रेशे, फिर आ जाएगा तने से प्राप्त, फिर इसके बाद अगला जो आ जाएगा वो हो जाएगा पत्तों से प्राप्त होने वाले रेशे। तो ये हो गए इनके 3 वर्गीकरण। उसके बाद अगर हम देखते हैं जांतव रेशे, है ना, तो जांतव रेशों को भी अगर हम देखें तो 2 भागों में बांटा गया है। जैसे कि कौन कौन से रेशे आ जाएंगे जंतुओं से मिलने वाले? उसमें सबसे पहला हो जाएगा एक ऊन, और दूसरा हो जाएगा रेशम। ऊन किससे मिलेगा? भेड़ से, और रेशम मिल जाएगा रेशम कीट से। अब अगर हम आगे देखें बीज से मिलने वाले रेशे, तो इनको वापस 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें बीज से मिलने वाले रेशे 2 तरह के होते हैं, जिसमें पहला एक आ जाएगा कपास, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर कापोक।
ठीक है, तो ये तो हो गया। अभी तक सबसे पहले हम वर्गीकरण वापस देखते हैं। रेशों का वर्गीकरण जो होता है वो उद्गम के आधार पे किया जाता है कि इनका कैसे उत्पत्ति हुई है। जैसे पहला आ जाएगा प्राकृतिक रेशे, दूसरा आ जाएगा कृत्रिम रेशे। अब हम अगर प्राकृतिक रेशों का वापस देखें तो प्राकृतिक रेशे नहीं, प्रकृति से मिलने वाले रेशे, इसलिए इनको कहा गया है प्राकृतिक रेशे। अब प्रकृति से भी हमें दो तरह से रेशे प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला आ जाएगा पौधों से प्राप्त होने वाले रेशे, जिनको हम वानस्पतिक रेशे भी कह सकते हैं। दूसरा यहाँ आ जाएगा जांतव रेशे। इसके अलावा एक और रेशा होता है जो होता है खनिज रेशे। तो प्रकृति से हमें किन रूपों में मिल रहे हैं? 3 रूपों में रेशे मिल रहे हैं, वानस्पतिक रेशे, जांतव रेशे और खनिज रेशे। अब वापस हम बात करते हैं वानस्पतिक रेशों की। तो वानस्पतिक रेशों को वापस आगे 3 भागों में बांटा गया है, बीज से प्राप्त होने वाले, तने से प्राप्त होने वाले और पत्तों से प्राप्त होने वाले। अब इसमें भी हम अगर देखते हैं तो बीज से प्राप्त होने वाले रेशे भी 2 तरह के होते हैं, जिसमें एक आता है कपास, दूसरा आता है कापोक। तो ये हो गए कि जो बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। अब अगर हम देखें कि तने से प्राप्त होने वाले रेशे, तो वो भी बहुत तरह के रेशे हैं। वानस्पतिक रेशे, इनका वर्गीकरण था अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला आ जाता है, जैसे कि वनस्पतिक रेशों को भी 3 भागों में बांटा गया था, बीज वाले और पत्ते वाले और तीसरा तने वाले। अब वापस बीज वाले रेशे कौन कौन से थे हमारे पास? कपास और कापोक। अब पत्ते वाले अगर रेशे लेते हैं तो हमारे पास पत्ते वाले रेशे कौन कौन से हो जाएंगे? जिसमें पीना और सीशल आता है, पीना एवं सीशल। अब यहाँ आ जाता है तीसरा हमारे पास जो रेशे हैं वो होते हैं तने वाले रेशे। अब तने से प्राप्त होने वाले रेशे में सबसे पहले जैसा आ जाएगा लिनन, फिर आ जाएगा जूट। इसके अलावा भी अगर देखते हैं तो हेम्प है, रेमी है, सन है। तो ये जो रेशे हमको प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि तने वाले रेशे लिनन, जूट, हेम्प, रेनी, सन, इसके अलावा मनीला, कोयार वगैरह, ये भी कुछ रेशे हैं। ये सारे हो गए हमको वनस्पति रेशे। अब वापस एक बार वनस्पति रेशों को देखते हैं। रेशों का वर्गीकरण 2 भागों में हुआ था, जिसमें एक था प्राकृतिक रेशे और दूसरा था हमारे पास में रासायनिक रेशे। प्राकृतिक रेशों में सबसे पहला हमने पढ़ा था वानस्पतिक रेशे। वानस्पतिक रेशों को 3 भागों में बांटा गया है, बीज वाले, पत्ते वाले रेशे और तने वाले रेशे। अब बीज वाले रेशों को वापस 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आता है कपास, दूसरा है कापोक। पत्ते वाले रेशे 2 भागों में बटे हुए हैं, जिसमें एक आ जाएगा पीना और दूसरा आ जाएगा सीशल। उसके बाद तने वाले रेशे, जिसमें एक पहला है लिनन, कोयार, जूट, हेम्प, मनीला, रेनी और सन। तो ये सारे जो कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं? तने वाले भाग से। तो ये तो हमने पढ़ा अभी तक प्राकृतिक रेशों के बारे में। अब इसमें हम प्राकृतिक रेशों में पढ़ेंगे दूसरा प्राणिज रेशे। यह आ जाएगा जांतव। अब जांतव रेशे को कितने भागों में बांटा गया था? यहाँ पे ऊन और रेशम। ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़, ऊंट, खरगोश आदि से ना। रेशम कहाँ से प्राप्त हो जाती है हम लोगों को? रेशम कीट से। तो ये तो हो गया जांतव रेशे। इसके अलावा तीसरा जो रेशा हमारे पास आता है वो होता है खनिज रेशे।
खनिज रेशों का वर्गीकरण अगर हम देखें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चांदी, एस्बेस्टस वगैरह के बारे में। अब यहाँ पे चांदी, एस्बेस्टस और सोने के वस्त्रों का मतलब ये है कि वस्त्रों पर ऊपर इनकी जो है कारीगरी का कार्य किया जाता है, यानी कि इनसे वर्क वगैरह जो किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हमने समझा कि प्राकृतिक रेशे को किस प्रकार से बांटा गया है। अब वानस्पतिक रेशों में अगर हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा बीज वाले रेशे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे आज वानस्पतिक रेशे। वैसे नाम से ही अर्थ निकल जाता है, वानस्पतिक का मतलब हो जाए वनस्पति से मिलने वाले। वनस्पति यानी कि क्या हो जाएगी हमारे पास में, पेड़ पौधों से मिलने वाले। अब पेड़ पौधों से मिलने वाले रेशे भी बहुत तरह के होते हैं, जिसमें उनको इसलिए वानस्पतिक रेशे कहा गया है क्योंकि ये हमें प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए इनको वानस्पतिक नाम भी दिया गया है। अब इनका अगर उद्गम स्थान हम देखें तो पेड़ पौधों से होता है, और कुछ पेड़ पौधे नरम होते हैं तो कुछ पेड़ पौधों से मिलने वाले रेशे जैसे सख्त भी रहेंगे, कठोर भी रहेंगे। तो रेशों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वनस्पति में पेड़ पौधों के किस हिस्से से वो रेशे हमें प्राप्त हो रहे हैं। अब सेल्यूलोज जो होता है वो पौधों के तने के अंदर पाया जाता है, तो उनकी कोशिकाओं का मुख्य भाग जो रहता है सेल्यूलोज। अब वनस्पति रेशे लेने जाएंगे तो हम उसके अंदर हमको क्या पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा सेल्यूलोज इसके अंदर पाया जाता है। तो ये सेल्यूलोज इनके रेशों के अंदर अधिक देखने को मिलेगा, और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी जो होता है वो पाया जाता है। अब देखते हैं कि वानस्पतिक रेशे में सबसे पहला हमारे पास आ जाते हैं बीज वाले रेशे। बीज वाले रेशे नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि बीज वाले रेशे फल के अंदर बीज के चारों ओर पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉटन यानी कि रुई का जो पौधा होता है, जिसको आप कपास कहते हैं, उसके पेड़ के ऊपर एक फल आता है और वो फल पकने के बाद में फट जाता है। तो आपने इस तरीके से उसकी संरचना देखी होगी, जब वो बंद रहता है तब तो इस तरीके से रहता है, लेकिन फटने के बाद में उसकी जो संरचना है वो खुल जाती है इस तरीके से, और इसके ऊपर पूरी तरह में यहाँ पे कॉटन पाई जाती है, जिसमें उसके अंदर बीज भी दिख रहते हैं, और बीज के चारों तरफ जो होता है वो रेशा लपेटा हुआ रहता है। तो ये बीज के पास में से उस रेशे को निकाल के प्राप्त कर लिया जाता है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं कपास। कपास के बारे में मैंने आपको बताया है कि उसके ऊपर एक फल लगता है, उस फल को फटने के बाद में, पकने के बाद वो फट जाता है, उसमें से जो रुई है वो बिखरी हुई सी दिखाई देती है, जिसके अंदर कुछ काले रंग के दाने होते हैं जो उसके बीज रहते हैं। अब कपास का रेशा कपास के पौधे से प्राप्त होता है। अगर देखा जाए तो जो ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि गर्मी के दिनों में कपास का पौधा ग्रीष्म ऋतु में उगता है। अब इसके पौधे के ऊपर अगर हम देखते हैं तो उपजाऊ जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो काली मिट्टी की इसके लिए आवश्यकता रहती है। काली मिट्टी में इनकी बुआई वगैरह की जाती है। जो रेशा होता है काफ़ी अच्छा उसमें होती है उसकी खेती। उसमें अगर कपास के पौधे की अगर हम लंबाई देखें तो 5 से 6 फीट तक हो सकती है। इसमें लंबाई जो देखी इसकी 5 से 6 फीट। मिट्टी की जो आवश्यकता होती है वो होती है काली मिट्टी। बुवाई का जो समय है वो हो जाता है ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है। अब कपास के पौधे में अगर देखते हैं फूल निकलता है, जिसको मैंने बताया था आपको। उसके पश्चात उसमें से कोए जो होते हैं उसमें क्रीम रंग का, वो बाद में वो धीरे धीरे बैंगनी रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब उसमें फूल के जड़ने के बाद में क्या होता है, वहाँ पे कोए निकल के आते हैं और कोए परिपक्व हो जाते हैं, और परिपक्व होने के पश्चात कुछ समय बाद में वो फट जाते हैं। अब कोए की अगर हम बनावट देखते हैं तो वो इस तरीके से रहती है, जो बंद रहती है। जैसे ये परिपक्व हो जाएगा ये फट जाएगा, इस तरीके की आकृति ले लेगा। इसके ऊपर जो है हमको यहाँ पे रुई दिखाई देती है,
जिसमें कुछ हमको काले रंग के बीज दिखाई देते हैं। उन बीजों के चारों ओर अगर हम देखें तो यहाँ पर रेशा पाया जाता है। उस रेशे को यहाँ से इसको फल को तोड़ के अलग निकाल दिया जाता है, इस हिस्से से इसको अलग कर देते हैं और उसके बाद में रुई और जो बीज है उन दोनों को ओट कर अलग निकाल देते हैं और इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। कपास के बीज को बाल भी कह सकते हैं। इसमें हम जो ये हमको जो प्राप्त हो रहा है ये हिस्से से रेशा, उसमें कपास के बीज हैं उसके बाल भी उसको कहा जा सकता है। अब क्योंकि कपास के बीजों के पकने तक उनकी रक्षा करनी होती है, इसलिए प्रकृति में कपास के रेशों का निर्माण किया जाता है। इनका काफ़ी ध्यान भी रखा जाना जरूरी होता है, वरना हवा के साथ में कई बार ये रेशे निकल भी जाते हैं। अब अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा हमारे काम में लिए जाने वाला रेशा कौन सा होता है? कपास का, क्योंकि इसको हम लोग सूती के नाम से भी जानते हैं। अब इससे जो बने हुए वस्त्र होंगे उसका उपयोग किस ऋतु में किया जाएगा? ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि ये जो वस्त्र होते हैं वो हमारे शरीर में, सूती जो वस्त्र हैं वो पसीना सोखने का कार्य करते हैं और आसानी से हमारे शरीर की गर्मी जो होती है उसको बाहर निकाल देते हैं। और पसीना जब हवा के संपर्क में आता है तो उड़ जाता है और हमारे शरीर को क्या होती है? ठंडक प्राप्त होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में जो सबसे अधिक काम में लिए जाने वाला वस्त्र है वो क्या होता है? सूती वस्त्र, जो किससे प्राप्त होता है हम लोगों को? कपास के पौधे से। अगला हम पढ़ेंगे यहाँ पे कापोक के बारे में। कापोक का रेशा भी अगर देखें तो कपास के रेशे के समान ही कापोक के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। तो इसको किस वृक्ष से प्राप्त करते हैं? कापोक से। फल पकने के पश्चात इनको भी तोड़ दिया जाता है और उनमें से रेशे निकल जाते हैं। कपास की भांति इनके रेशे में भी जैसे बीज की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए और जो बीज होते हैं वो हमेशा अगर देखा जाए तो सूक्ष्म रेशों के बीच में गिरे हुए रहते हैं। अब इसके रेशे की जो विशेषता है, इसके रेशे की विशेषता, रेशे कैसे होते हैं? सूक्ष्म, कोमल एवं मुलायम रहते हैं। अब इनके जो रेशे हैं अगर उनको स्पर्श किया जाए तो वो चिकने भी लगते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं इनके रेशे। अब स्पर्श में इनको अगर देखा जाए तो रेशम का जो रेशा होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, महीन और मुलायम रहता है। उसी के समान इनके भी रेशे रहते हैं। इनके रेशों का जो रंग है वो पीले रंग के होते हैं। रंग हो जाएगा यहाँ पर पीला। फिर आ जाता है कपास के रेशे। कपास से भी इसके जो रेशे हैं वो उच्च कोटि के माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो गुणवत्ता होती है वो कपास के रेशों से भी काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। परंतु इनके रेशों से हम लोग जो है वस्त्र वगैरह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इनमें जो ऐंठन के गुण की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है। इनमें ऐंठन क्षमता का अभाव होता है। इसलिए इनसे वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जा सकता है। अब अगर देखिए इनके जो ऐंठन का गुण का सख्त अभाव है तो वस्त्रों का निर्माण नहीं हो सकता है, धागे नहीं बनाए जा सकते हैं। परंतु इनसे चटाई वगैरह जो है, जीवन रक्षक जो पेटियाँ वगैरह रहती है आदि बनाए जा सकते हैं। इनके रेशों को तकिया वगैरह जो होते हैं, बिस्तर वगैरह होते हैं, उनको भरने के लिए काम में लिया जाता है। तो इनके रेशों का उपयोग कहाँ हो गया? तकिया, बिस्तर के भरावन में। आप लोगों ने देखा होगा तकिए के अंदर एक अलग तरह की रुई पाई जाती है जो बहुत ही सॉफ्ट वगैरह होती है। अब उसमें पानी को सोखने की क्षमता नहीं रहती है, क्योंकि जैसे वो पानी के संपर्क में आती है एक साथ में ले तो लेती है, लेकिन जैसे आप उसको लटकाओगे पानी कुछ समय में ही बहकर निकल जाता है। उसको लंबे समय तक वो अपने में बनाए नहीं रख सकती हैं।
अब इनका उपयोग जैसे ज़्यादातर किया जाता है, उसको देखा जाए तो तकिया बिस्तरों वगैरह को बनाने में किया जाता है। ये इनकी जो एक ये रहता है कि नमी अवरोधक होते हैं। अवरोधक का मतलब होता है कि इसमें नमी लंबे समय तक बनी नहीं रहती है, जल्दी ही हवा के संपर्क में आने पर ये सूख जाते हैं। अगर पानी इनमें चला गया है तो अगर इनको लटका दिया जाता है तो ये कुछ ही समय में पानी बहकर सारा निकल जाता है। इन्हें मिश्रण के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है और इससे रेशे शीघ्रता से सूख भी जाते हैं। इनका उपयोग जैसे हम है ना दूसरे रेशों को इनके साथ में मिलाकर इन रेशों का उपयोग वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा था वो वनस्पतिक रेशों में पढ़ा था बीज से प्राप्त होने वाले रेशे, जिसमें सबसे पहला हमने पढ़ा था कपास और दूसरा हमने जो पढ़ा है वो है कापोक। तो ये हमको वनस्पति रेशों में प्राप्त होने वाले बीज से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। आगे हम पढ़ेंगे तने से प्राप्त होने वाले रेशे। अभी तक जो हमने पढ़ा था बीज वाले, अगला जो हमारा इसमें टॉपिक रहेगा वो हो जाएगा तने से प्राप्त होने वाले रेशे। अब तने का नाम आया है तो यानी कि जो रेशा प्राप्त होगा उसको तने के हिस्से से निकाला जाएगा, यानी कि तने के अंदर जो कुछ रेशे पाए जाते हैं। अब इसमें सबसे पहला हम देखेंगे आ जाएगा लीनन। लिनन का रेशा जो अगर देखा जाए तो फ्लेक्स नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त होता है? फ्लेक्स के तने से प्राप्त होता है। अब अगर इसको देखा जाए तो इसकी जो बुवाई की जाती है वो जिससे जो रेशा प्राप्त होता है वो समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता रहेगी। वो कैसे हो जाएगी? समशीतोष्ण। अब इनको अगर देखा जाए तो पौधे की वृद्धि के लिए हमेशा नमी की आवश्यकता रहती है, यानी कि इनको हमेशा नमी प्रदान की जाए तो इनका जो पौधा है बहुत ही अच्छी तरीके से पनपता है। और इनमें पौधों की लंबाई अगर देखी जाए तो इनकी लंबाई होती है 57 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर के करीब। इनकी जो लंबाई अगर देखी जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 57 सेंटीमीटर से 115 सेंटीमीटर के करीब। लिनन के रेशे की किस्म को उसके पौधे पर निर्भर रहती है, यानी कि इस पर दो तरह के कलर के फूल आते हैं। एक तो सफ़ेद फूल इस पर लगता है। अब सफ़ेद फूल के रेशे जो प्राप्त होंगे वो कैसे हो जाएंगे? रुक्ष, खुरदुरे व छोटे। वहीं अगर हम नीले रंग के इसके ऊपर जो फूल आते हैं उनसे जो रेशा प्राप्त करते हैं वो उच्च कोटि वाले होते हैं, यानी कि मुलायम भी रहते हैं। तो ये पौधे के ऊपर आने वाले फूल की प्रकृति पर निर्भर करता है कि रेशा कैसा होगा। अगर उसमें सफ़ेद फूल अगर आ रहा है उससे जो रेशे प्राप्त हो रहे हैं वो रुक्ष हो रहे हैं, खुरदुरे हैं, छोटे भी हैं, और इनसे जो वस्त्र वगैरह बनेंगे वो भी कैसे होंगे? थोड़े रुक्ष होंगे, उनमें चमक की कमी होगी। वहीं नीले रंग के फूल वाले पौधे से अगर उच्च कोटि के रेशे प्राप्त होते हैं जो मुलायम भी रहते हैं, चमक लिए हुए भी रहते हैं। अब इनके पौधों पर जैसे फूल आ जाता है, परिपक्व हो जाता है, तो फूल के परिपक्व होने के पश्चात उस पौधे को तोड़कर वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसको जैसे कि उसकी जो छाल वगैरह है उसको गलने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। उसके तने से सटी ऊपरी छाल जैसे होती है वो भी गल जाती है, उसको लंबे समय तक नमी में रखा जाता है और उसके अंदर के जो रेशे हैं वो धीरे धीरे गलने की वजह से छटक कर एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और अलग हो जाते हैं। अब रेशों के अंदर क्या लगा रहेगा? क्योंकि तने से प्राप्त किए जा रहे हैं तो इनके तने के अंदर जैसे कुछ पदार्थ रहते हैं जिसमें कि हम अगर देखें तो पेक्टिन, मोम और गोंद वगैरह जो पाया जाता है, और गोंद, तो ये भी सारी जो चीज़ें हैं मोम, गोंद और वगैरह ये किस में भी लगे रहेंगे? रेशे के साथ लगे रहते हैं।
यानी कि रेशा कैसा होगा, चिपचिपा भी रहेगा और ऐसे पदार्थों को उनसे अलग किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है और जिन्हें विभिन्न विधियों के द्वारा सफाई करके वस्त्र उपयोगी रेशों के अंदर बदल दिया जाता है। लिनन का रेशा जैसे ज़्यादातर क्या होता है, लंबा रहता है, चिकना रहता है और जैसे उसको देखा जाए तो चमकदार रहता है। लिनन का रेशा कैसा रहेगा, लंबा, चमकदार, दिखने में कैसा दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा, चिकना दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा। तो लिनन का रेशा कैसा है, लंबा है, चमकदार है, चिकना है और एकदम सीधा होता है। तो इनका जो उपयोग होता है वो, और ये थोड़े महंगे भी होते हैं क्योंकि इनके रेशों को अधिकांश तो जो होता है हाथ के कार्यों के माध्यम से निकाला जाता है, इसलिए इन रेशों की जो कीमत होती है वो ज़्यादा रहती है। लिनन का जो उत्पादन है वो कहाँ किया जाता है, उत्पादन क्षेत्र कहाँ हो जाएंगे, अमेरिका। उसके अलावा भी अगर इसमें देखें हॉलैंड है, मध्य एशिया है। तो इन जगहों पे क्या होता है, इसका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है और ये जो होते हैं बेल्जियम में सर्वोत्तम प्रकार के जो रेशे हैं उसका उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो इसके जो अच्छे गुणवत्ता वाले जो लिनन के रेशे रहेंगे उसका उपयोग कहाँ किया जाएगा, बेल्जियम के अंदर। यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी गुणवत्ता वाले लिनन के जो रेशे हैं वहाँ काम में लिए जाते हैं और वहाँ सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो आज हमने जो पढ़ा है वस्त्र उपयोगी रेशों के बारे में वर्गीकरण पढ़ा, उसमें प्राकृतिक रेशे पढ़े। प्राकृतिक रेशों को भी वापस 3 भागों में जो बांटा गया था उसमें हमने बीज के आधार पर पढ़े। बीज में हमने कपास और कापोक के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने तने वाले रेशे पढ़े। तने वाले रेशों में आज हमने जो पढ़ा वो है लिनन। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वापस कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।